फ्रेंड्स, ये मिड आर्म सर्कमफ्रेंस होता क्या है? मिड आर्म सर्कमफ्रेंस एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम एस्टिमेट करते हैं बॉडी मसल मास, या अगर हम दूसरी तरीके से बता सकते हैं, मिड आर्म सर्कमफ्रेंस एक ऐसा टेक्निक है जिससे हम पता लगा सकते हैं जो ये बेबी है ये मत माल नरिशड है। अगर ये माल नरिशड है, ये मॉडरेटली माल नरिशड है या सीवियरली माल नरिशड है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? माल न्यूट्रिशन क्या होता है? पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे, ये अलग सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे आइडिया दूंगा। माल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इम्बैलेंस हो जाती है। देयर इज इम्बैलेंस इन डाइटरी इंटेक। What does that mean? That means either we are taking the diet or the nutrients in excess form. Either we are taking the nutrients or we are taking the diet in excess form. That is known as overnutrition. Or we are taking deficient nutrients. We are not taking nutrients in adequate amount. That is known as undernutrition. Both these conditions are collectively known as malnutrition. When there is overnutrition, what does that mean? That means when we are taking the nutrients in excess form. This is known as overnutrition. When we are taking nutrients in deficient form, we are taking less nutrients. हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं हम उतना नहीं लेते हैं। उससे क्या होता है एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड दीज बोथ टर्म्स आर कलेक्टिवली नोन एज माल न्यूट्रिशन। आया समझ? देखिए, अब जो ओवर न्यूट्रिशन मैंने बोला आपको, ओवर न्यूट्रिशन से कौन सी कंडीशन हो जाती है? ओवर न्यूट्रिशन विल लीड टू ओबेसिटी। Overnutrition will lead to obesity. Whereas जो undernutrition है, undernutrition will lead to malnutrition. Malnutrition में दो कंडीशंस आती है। malnutrition, बट कौन सी दो कंडीशंस malnutrition की? कोई बता सकता है? दो कंडीशन, एक को बोलते हैं हम मैरस्मस, क्वेसिकोर। आया समझ? अब इस चीज को चेक करने के लिए एक बेबी जो बर्न हुआ एट बर्थ, ये जरूरी नहीं है एट बर्थ हम चेक करेंगे, ये किसी भी स्टेज, ये एक एडल्ट का भी हम चेक कर सकते हैं कि इसका जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस है वो कितना है। इससे पता चलता है जो भी कोई इंडिविजुअल जिसका हम ये चेक एसेस कर रहे हैं उसका बॉडी मास कितना है, मसल मास कितना है। इसके लिए क्या करते हैं हम? एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज शाकिर्स टेप। ये आता है शाकिर्स टेप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम मिड आर्म सर्कमफ्रेंस का पता लगाते हैं या मिड आर्म सर्कमफ्रेंस एस्टिमेट करते हैं। उस इंस्ट्रूमेंट या उस टेप को हम बोलते हैं शाकिर्स टेप। ये टेप कैसा होता है? ये मैं यहां पे बनाऊंगा। ये टेप कैसा होता है देखो, ये कैसा होता है। देखिए जी, दिस इज शाकिर्स टेप। अब इसके 3 कलर्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 कलर्स। पहला कलर इसका होता है ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन।
यानी जो आगे वाला कलर होता है वो क्या होता है, ग्रीन। उसके बाद जो बीच वाला होता है दैट इज येलो। क्या होता है, येलो। और जो येलो से आगे उस वो होता है रेड। क्या होता है, सॉरी, वो होता है रेड। ये वाला पोर्शन इसका रेड होता है। दैट मीन्स जो शॉकिर टेप है जिसको हम यूज करते हैं टू एस्टिमेट द बॉडी मसल मास और टू एस्टिमेट और टू चेक द मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, उसके 3 कलर्स आते हैं। वो एक टेप होता है जिसमें 3 कलर्स दिखाई देते हैं। पहला कलर होता है ग्रीन, दूसरा कलर क्या होता है, येलो, तीसरा कलर क्या होता है, तीसरा कलर रेड होता है। यहां तक आया समझ? देखिए जो अब एक होता है ग्रीन, येलो एंड रेड, 3 कलर्स आते हैं। जो नॉर्मल मिड आर्म सर्कमफ्रेंस होता है दैट शुड बी मोर देन 13.5 सेंटीमीटर। यानी मिड आर्म सर्कमफ्रेंस शुड बी मोर देन 13.5 सेंटीमीटर। आया समझ? यहां तक आया समझ? मिड आर्म सर्कमफ्रेंस, मगर ये किसकी बात कर रही है, हम इन्फेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग होता है। इन्फेंट में अलग होता है, टॉडलर में अलग होता है, एडल्ट में अलग होता है। ये हम इन्फेंट की बात कर रहे हैं। इन्फेंट में कितना होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 13.5 सेंटीमीटर। वो नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। यहां तक आया समझे? दैट मीन्स जो नॉर्मल रीडिंग होगी वो ग्रीन में होगी। क्या होगी, वो यहां पे ये आता है 13.5 सेंटीमीटर। यहां पे मोर देन, ग्रीन में जब आएगा इट इज मोर देन 13.5 सेंटीमीटर। आपको अभी समझ आएगा ये कैसे आता है। उसके बाद इफ इट इज 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर, ये किस में आएगा फिर, ये आएगा येलो में। क्या आएगा, येलो में। इफ इट इज लेस देन 12.5 सेंटीमीटर देन इट कम्स इन रेड। ये रेड में आता है। क्या आता है, रेड में। यहां तक आया समझे? देखिए अगर अब हमारे पास ग्रीन आया, ग्रीन का मतलब ये नॉर्मल है। क्या है, यानी जितना होना चाहिए उतना है। अगर ये येलो आया, क्या आया, येलो आया, दैट मीन्स ये मॉडरेट माल न्यूट्रिशन है। मॉडरेट माल न्यूट्रिशन। आया समझ? अगर ये रेड में आया देन इट इज सीवियर माल न्यूट्रिशन। सीवियर माल, देन इसका जो बॉडी मसल मास है वो बहुत कम है। अब देखते हैं ये चेक कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये चेक कैसे करते हैं। पहले मैं फिर से बोलूंगा, जो मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है इसका जो नॉर्मल वैल्यू है इन इन्फेंट्स दैट इज इट शुड बी मोर देन 13.5 सेंटीमीटर। इफ इट इज 12.5 to 13.5 सेंटीमीटर देन the child is moderately malnourished. If it is less than 12.5 the child is severely malnourished. अब हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक आर्म है। क्या है, दिस इज आर्म। यहां पे इसका एल्बो है। क्या है, ये इसके हाथ है। अच्छे से देखना, जहां पे समझ नहीं आएगा मुझे बोलना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यथ मुझे वारिया स्टूडेंट रोजा कंफ्यूजन थे। ये क्या मैंने बनाया, ये यहां पे एल्बो है। क्या है, एल्बो। ये अपर आर्म है, दिस इज लोअर आर्म, दिस इज अपर आर्म, दिस इज अपर आर्म। आया समझ यहां तक? यहां पे शोल्डर है। क्या है, शोल्डर है ना, ये शोल्डर। यहां से यहां तक शोल्डर है। ईमान में शोल्डर, यहां से यहां तक शोल्डर है, यहां से शोल्डर है। यह आया समझ? यहां से इसका शोल्डर है, ये नेक है, ये शोल्डर है। जहां पे हमारी जो आर्म है, क्या है, अपर आर्म है।
अपर आर्म से लेकर जो यहाँ पे शोल्डर जहाँ पे अटैच होता है, जहाँ पे हम BCG ये इंजेक्शन करते हैं ना, BCG वैक्सीन करते हैं, उसके थोड़े ऊपर जहाँ पे ये जॉइंट होती है, क्या होती है, जॉइंट, इसको एक प्रोसेस होता है यहाँ पे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्रोमियम प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस या एक्रोमियम प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस क्या बोलते हैं हम, एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस ये कहाँ पे होता है, ये होता है शोल्डर और अपर आर्म के दरमियान। अपर आर्म जहाँ पे खत्म होता है और शोल्डर जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पे एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी इस वाले हिस्से को हम, ये हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, सॉरी, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ, ये वाला हिस्सा, दिस इज नोन एज एक्रोमियन प्रोसेस। आया समझ। अब जो एल्बो है, एल्बो के बैक साइड में, एल्बो के बैक साइड में अगर तुम वुचो, एल्बो के बैक साइड में यहाँ पे छोटी सी एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये भी एक प्रोसेस बनाता है। क्या बनाता है, प्रोसेस एक बनाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओलिक्रेनॉन प्रोसेस, ओलिक्रेनॉन प्रोसेस। यहां तक आया समझ, यहां तक आया समझ। दैट मीन्स दो प्रोसेसेस, वन इज एट द लेवल ऑफ एल्बो एंड अनदर इज एट द लेवल ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द शोल्डर। एक प्रोसेस को हम, ऊपर वाले प्रोसेस को हम एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं, नीचे वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओलिक्रेनॉन प्रोसेस बोलते हैं। आया समझ अब, ये आया समझ, लैंडमार्क समझ आई अब। यस सर। उसके बाद अब आते हैं हम एक टेप। अब हमने शाकिर टेप लाया। शाकिर टेप यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं। ये ओलिक्रेनॉन प्रोसेस है, यहाँ पे ये एक्रोमियन प्रोसेस है। दिस इज ओलिक्रेनॉन प्रोसेस एंड दिस इज एक्रोमियन प्रोसेस। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक टेप से मेजर करते हैं, टेप से मेजर करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पहले मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इस मेजरिंग टेप से हम जो मिडल वाला जो पोर्शन आता है, यानी जो मिड पॉइंट आता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से भी 5 है, यहाँ से भी 5 है, 1 2 3 4 5, ये 6 है, यहाँ पे 7 8 9 10 है। इसका मिड पॉइंट क्या है, अब यहाँ पे 6 पे है ना। इस वाले सीध को हमें, इस वाले मिड पॉइंट को हम, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मिड आर्म सरकमफ्रेंस। दैट मीन्स जो अपर आर्म है उसके मिड पॉइंट पे हमें टेप को क्या करना है, रोल करना है। अब रोल कैसे, अब हमें शाकिर टेप लाना है। ये शाकिर टेप हमें क्या करना है, जैसे हम बीपी कफ लगाते हैं ना, बीपी कफ, उसी बीपी कफ की तरह हमें ये शाकिर टेप लगाना है। उसी बीपी कफ की तरह हमें क्या करना है, ये शाकिर टेप ऐसे लगाना है। अब जितनी आर्म बड़ी होगी, जितनी आर्म बड़ी होगी, टिप उतनी नजदीक आएगी कि दूर आएगी। जितना ये आर्म का जो सरकमफ्रेंस होगा, देखिए ऐसे में समझाता हूँ, 1 मिनट ऐसे में समझाता हूँ आपको। ये एक आर्म है, इसकी जो विड्थ है वो इतनी है ना, इसकी विड्थ इतनी है। अब दूसरे एक आर्म जिसकी विड्थ इतनी ही है। आप मुझे बोलिए इसमें टेप खुला होगा कि इसमें खुला होगा, किसमें ज्यादा खुला होगा? ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है। हाँ, फर्स्ट वन में टेप देखो, टेप ज्यादा कहाँ आगे जाएगा? छोटे वाले में। शाबाश। दैट मीन्स रेड के चांसेस किस में आने के ज्यादा है? रेड के आने के चांसेस सेकंड वाले में ज्यादा है। ग्रीन के आने के चांसेस किस वाले में ज्यादा है? बड़े में। इससे हमें पता चलता है कि एक जो बेबी है या एक जो इंडिविजुअल है वो कंप्लीटली वो सीवियरली माल नरिश्ड है, या वो मॉडरेटली माल नरिश्ड, या वो नॉर्मल है। एक इन्फेंट में जो, अब ऐसे हम पढ़ते हैं, अब इस वो अमिच नॉर्मल रेंज क्या आसान। ऐसे मैंने आपको बोला
मिड आर्म सर्कमफ्रेंस। मिड आर्म सर्कमफ्रेंस अगर हम नॉर्मल की बात करें, इट शुड बी मोर देन 13.5 सेंटीमीटर। ये किस शाकिर टेप के किस वाले हिस्से में आता है? ये शाकिर टेप के ग्रीन वाले हिस्से में आता है, ग्रीन वाले हिस्से में। ऐसे याद रखो। उसके बाद मॉडरेट माल न्यूट्रिशन, it is between 13.5 to 12.5 to 13.5 सेंट। ये शाकिर स्टेप के किस वाले हिस्से में आता है? ये येलो वाले हिस्से में आता है। उसके बाद सीवियर माल न्यूट्रिशन जब लेस देन 12.5 सेंट। ये किस वाले हिस्से में आता है? ये रेड शाकिर स्टेप के रेड वाले हिस्से में आता है। आया समझ? इज इट क्लियर? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? ये आया समझ? अब यस सर। आवा ये समझ? और एक चीज होती है, सह तूता इम्पोर्टेंट कि मगर समटाइम्स दे मे आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा थाओ इसी याद। ब्याख अख चीज जिसको हम बोलते हैं आर्म स्पैन। व्हाट इज दिस आर्म स्पैन? देखिए आर्म स्पैन होता क्या है, बह समझामो तुह कशर पे ये आर्म स्पैन क्या आसान। इफ दिस इज ए पर्सन, यह पर्सन, ठीक है, ये इसकी आर्म्स है। क्या है? आर्म्स है। यह अमिस फिंगर, लास्ट फिंगर, इस बड़िश फिंगर ना आसा, बड़िश फिंगर, ये इसकी मिडल फिंगर। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा, इस अमिस मिडल फिंगर यहाँ पे, और यहाँ पे और एक राइट वाले की मिडल फिंगर है यहाँ पे। देखो आर्म स्पैन क्या होता है? आर्म स्पैन होता है द डिस्टेंस between the tips of these two points, this is called arm span। यम साथ इस खड़ा ना रोजा अत त्रावो क्या यल त्रावो अत क्या यल ये में आए रोजो। स्केयर क्राउ देखा है? स्केयर क्राउ वो कैसे होता है? तमिश ना अथा सा यपर जो मिडल वाली फिंगर होती है ना, राइट, ऐसे आप याद रखो द डिस्टेंस बिटवीन द जो मिडल फिंगर होती है राइट हैंड की मिडल फिंगर और जो लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर होती है, यम साथ अत त्रावो जस्ट लाइक द स्केयर क्रो। कता डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम middle point of the middle finger point of one right hand to the middle finger point of the left hand, इसको हम आर्म स्पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? आर्म स्पैन। आया समझ? क्या बोलते हैं हम? आर्म स्पैन। शाबाश। अब इसमें क्वेश्चन आता है क्या है? आर्म स्पैन। अब इस जो आर्म स्पैन लेस देन 5 इयर्स के बेबी जो होते हैं ना, लेस देन 5 इयर्स के बेबीज जो होते हैं उनका जो आर्म स्पैन होता है, आर्म स्पैन, वो 2 सेंटीमीटर लेस होता है लेस देन हाइट ऑफ ए चाइल्ड। जो हाइट कहां से मेजर करते हैं? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हेड टू टो, बॉटम। आया समझ? यानी लेस देन 5 इयर्स के जो बेबीज होते हैं उनका आर्म स्पैन जो होता है वो 2 सेंटीमीटर लेस होता है देन हाइट ऑफ द बेबी। यानी उनकी हाइट ज्यादा होती है एज कंपेयर दिस टू देयर आर्म स्पैन। लेकिन जो ही वो 10 to 12 इयर्स के हो जाते हैं, इनका जो आर्म स्पैन है वो बराबर हो जाता है उनकी हाइट। यानी जितनी हाइट होती है उनकी उतना ही उनका क्या होता है? आर्म स्पैन होता है। अब उसके बाद क्या होता है? जब 12 इयर्स के बाद उसके बाद उनका जो आर्म स्पैन होता है दैट इज मोर देन। रिपीट सुनो मैंने क्या बोला। हमने पहले पढ़ा कि आर्म स्पैन होता क्या है। मैंने बोला आर्म स्पैन होता है डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस होती है मिडल फिंगर जो पॉइंट है, मिडल फिंगर राइट हैंड की जो मिडल फिंगर है वहां से कितनी डिस्टेंस होती है टू द लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर तक, इसको हम आर्म स्पैन बोलते हैं। जब एक पर्सन जस्ट लाइक स्कैरक्रो होता है उस वक्त
कितनी डिस्टेंस होती है मिडल पॉइंट ऑफ राइट हैंड, मिडल फिंगर ऑफ राइट हैंड टू द मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, इसको हम बोलते हैं हम आर्म स्पैन। मैंने बोला जो भी बच्चे होते हैं जिनकी एज लेस देन होती है 5 इयर्स, उनमें जो आर्म स्पैन होता है दैट इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइट, 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइट, यानी उनकी हाइट ज़्यादा होती है। बट जो ही वो 10 to 12 इयर्स तक पहुंच जाते हैं उनकी जो हाइट है वो इक्वल हो जाती है उनके आर्म स्पैन तक। लेकिन जब 12 के बाद उनका जो आर्म स्पैन है वो ज़्यादा हो जाता है उनकी हाइट से, यानी जो एडल्ट होते हैं उनकी जो आर्म स्पैन है सो ज़्यादा एज कम्पेयर टू उनकी हाइट। आया समझ यहाँ तक? अब हम पढ़ते क्यों है ये क्या पारा अम सच लगा कि कंजेनाइटल डिजीजन हो, लाइक आपने ऐसे भी आदमी देखे होंगे जिनके हाथ बहुत बड़े होते हैं, यम वारिया जीठ आसान। आया समझ? उनमें एक सिंड्रोम एक होता है जिसको हम बोलते हैं मार्फन्स सिंड्रोम। क्या होता है? मार्फन्स सिंड्रोम। जब बच्चा बोर्न होता है, आप मुझे बोले अगर उसको मार्फन्स सिंड्रोम होगा, उसका आर्म स्पैन ज्यादा होगा कि उसकी हाइट ज्यादा होगी? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। और एक कंडीशन एक होती है जिसको हम बोलते हैं कैल्नीफेल्टर सिंड्रोम। कैल्नीफेल्टर सिंड्रोम एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है जिसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 47 क्रोमोसोम्स। इनको हम सुपर मेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर मेल्स भी बोलते हैं। इनमें भी जो हाथ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा, दे हैव अ ब्रॉड चेस्ट, इनका चेस्ट भी ज़्यादा होता है, इमन चेस्ट सरकमफ्रेंस तक वारिया ज़्यादा। इनका आर्म स्पैन 5 ईयर तक ज़्यादा होगा कि कम होगा? इनका आर्म स्पैन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू देयर हाइट, क्योंकि इनके हाथ बहुत बड़े होते हैं। नो डाउट इनकी हाइट भी बड़ी होती है, मगर हाइट इमन पत गसा ज़्यादा बड़, पहले इनका आर्म स्पैन ज़्यादा होता है। आया समझ? Yes, sir. उसके बाद हम पढ़ते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत इस पर थोड़ा थोड़ा सा आज क्लास हम छोटी ही लेंगे क्या बस आज वारिया ज़्यादा थोकमुत बोस ऊर। तो उसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ेंगे टीथ के बारे में। वो टीथ की मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी आपको पता ही है, टीथ क्या इनेमल विनेमल क्या कैनाइन वेनाइन यम तो पाई। सिर्फ थो तो याद जो हमारे जो बच्चे होते हैं इनमें टीथ यानी ज्यूरिंग आवर लाइफ स्टेज जो हमारा होता है इनमें 2 टाइप्स ऑफ टीथ आ जाते हैं। एक को हम बोलते हैं टेम्पररी टीथ्स, टेम्पररी टीथ, और परमानेंट, और होते हैं परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। 2 सेट्स होते हैं या 2 टाइप्स ऑफ डेंटिशन होती है हमें। एक क्या है? एक है टेम्पररी टीथ, इसको हम और एक नाम बोलते हैं क्या? मिल्क टीथ्स, मिल्क टीथ्स या दुध दान से वना कशर पट। ये 20 इन नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 20 इन नंबर। दैट मीन्स अपर जा में 10 होते हैं और लोअर जा में 10 होते हैं। यहाँ पे एग्जामिनर आपको पूछता है 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इनमें से 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, वो कौन सा दांत है जो पहले आता है? नहीं, पहला क्वेश्चन होगा पहले दांत कब आता है, यानी जो बच्चे का दांत है वो कब आता है पहले। हमेशा याद रखना, फर्स्ट ये लिखो फर्स्ट टेम्पररी टीथ appears at 6 to 7 years, 6 to 7 months of age, यानी जो पहला दांत बच्चे का दांत आता है वो कब आता है? 6 से 7 मंथ्स। आया समझ? नाउ इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कौन सा पहला दांत आता है? हमेशा याद रखना, लोअर सेंट्रल incisor. Lower central incisor is the first milk teeth that appears. कब appear होता है? At the age of 6 to 7 months.
यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है, लास्ट कौन सा मिल्क टीथ आता है? लास्ट टेम्परेरी टीथ जो अपीयर होता है, टेम्परेरी टीथ, जो लास्ट टेम्परेरी टीथ जो अपीयर होता है, दैट इज सेकंड मोलर, दैट इज सेकंड मोलर। आया समझ? दांत कब आते हैं सबसे पहले? 6 to 7 months ऑफ एज। कौन सा दांत पहले आता है? लोअर सेंट्रल इंसिसर। कौन सा सबसे लास्ट में आता है? दैट इज सेकंड मोलर। आया समझ? उसके बाद परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का जो फॉर्मूला है 2123/2123, मतलब 2 इसमें आते हैं इंसिसर्स, 1 कैनायन, 2 प्रीमोलर्स और 3 मोलर्स। ये आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में, मुझे इस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप यही चीज़ याद रखोगे, पहला परमानेंट टीथ कौन सा कब आता है? फर्स्ट परमानेंट टीथ, फर्स्ट परमानेंट टीथ अपीयर्स एट, टीथ अपीयर्स एट कब आता है? यही याद रखना। वहां पे मंथ्स था, यहाँ पे ईयर्स लगाना है, 6 to 7 years। वहां पे मंथ्स था, यहाँ पे ईयर्स लगाना है। 6 to 7 years ऑफ एज पे पहला जो परमानेंट दांत है वो आ जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कौन सा दांत पहले आता है? कौन सा आता है? किसी को पता है? दैट इज फर्स्ट मोलर। परमानेंट टीथ में सबसे पहले जो दांत आता है दैट इज फर्स्ट मोलर, पहला मोलर, मोलर टीथ। आया समझ? अब लास्ट में कौन सा आता है? लास्ट परमानेंट टीथ कौन सा आता है? लास्ट परमानेंट टीथ जो होता है वो होता है थर्ड मोलर, थर्ड मोलर। इसमें एक निमोनिक भी है, वो आपको मैं कल इंशाल्लाह रहमान बताऊंगा कि निमोनिक से कैसे हमें याद रखना है, कौन से दांत पहले आने चाहिए, कौन से किस एज में आने चाहिए। आया समझ? ठीक है, आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। नमाज का भी टाइम हो गया है और आज मुझे थोड़ी सी थकावट भी है, तो मैंने सोचा था कि आज क्लास नहीं लूँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ले लेते हैं, एक एक दिन ज़ाया हो जाता है। तो सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।